वेलकम अगेन टू कॉमर्स नेशन लर्न विथ कॉन्फिडेंस। मेरा नाम है आबिद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट चचा के बारे में। ठीक है, बैलेंस शीट के बारे में। तो बैलेंस शीट क्या होता है, कब बनाया जाता है, इन चीजों के बारे में देखते हैं। तो आओ ध्यान दो। ठीक है, बैलेंस शीट आफ्टर ascertaining the net profit or net loss of the business enterprise, the businessman would also like to know the exact financial position of his business at a prescribed date. फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ी, इसका मतलब ये कि जब आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आपके बिजनेस का पता चल जाता है। पता कैसे चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल जाता है। तो जैसे ही आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता चल गया, उसके बाद जो बिजनेसमैन होता है वो ये चाहता है कि भाई मुझे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो पता चल गया, लेकिन मैं एक्चुअली अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता हूं कि दरअसल मेरा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, और भी प्रिस्क्राइब डेट यानी कि लास्ट डेट के दिन। फॉर दिस पर्पस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द एसेट एंड लाइबिलिटीज। एक स्टेटमेंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है इसका मतलब। ठीक है, बैलेंस शीट बनाया जाता है जिसमें जितने भी एसेट्स हैं हमारे और जितने भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको दिखाया जाता है। ठीक है, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। द स्टेटमेंट सो प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड बैलेंस शीट। इसलिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज की बात होती है वो बैलेंस शीट है, बिकॉज इट इज अ शीट ऑफ बैलेंस। क्या चीज? इट इज अ शीट ऑफ बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट विच आर स्टिल ओपन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ और नॉमिनल अकाउंट्स। इसका मतलब कि ये बैलेंस फिगर है, एक ऐसा शीट है जो लेजर अकाउंट के बैलेंसिंग अकाउंट को क्या करता है, लिखता है। जब क्योंकि नॉमिनल अकाउंट जो हमारे होते हैं इसमें रियल अकाउंट या तो पर्सनल अकाउंट जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में। और जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट है वो सारे कहां पहुंच जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वहां से हमारा नॉमिनल का तो काम खत्म, लेकिन बाकी जो बच जाते हैं रियल और पर्सनल अकाउंट उसको अपन बैलेंस शीट में लिखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो, नॉमिनल अकाउंट ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ये किस लिए बनाया जाता है? रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के लिए बनाया जाता है। लायबिलिटी आर शोन ऑन द लेफ्ट साइड। देखो इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है। ठीक है, तो जो हमारा लायबिलिटी साइड है वो ये वाला साइड है, लेफ्ट वाला। ठीक है, और राइट वाला कौन सा है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड देखो मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये वाला साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में एसेट लिखा जाता है, पता ही होगा। ठीक है, एसेट से लिखा जाता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो इसके, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। बैलेंस शीट इज द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट। ये जो बैलेंस शीट होता है वो फाइनल अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, दिस इज द रीजन दैट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आर टुगेदर कॉल्ड फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जैसे ही मैंने बोला तो फाइनल अकाउंट तीन चीजों को इंक्लूड करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है भैया, ये अकाउंट नहीं है। क्या है? ये स्टेटमेंट है। ठीक है, इट हैज नो डेबिट और नो क्रेडिट साइड। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं होते हैं। ठीक है, एंड एज सच द वर्ड्स टू एंड बाई आर नॉट यूज्ड। और इसमें अब जब क्रेडिट और डेबिट साइड नहीं है तो टू और बाई भी नहीं लगाओगे। डेबिट साइड के लिए अपन क्या किया करते थे, यहाँ पे टू लगाया करते थे और इस साइड के लिए बाई लगाया करते थे। तो अब वो भी नहीं करना है। ठीक है, वो भी नहीं करना है। ओके, अ बैलेंस शीट इज द समरी ऑफ द पर्सनल एंड रियल अकाउंट। ये क्या करता है? समरी बताता है पूरा, एक्चुअल जितना भी हमारा पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का समरी है वो कौन लिखता है, वो कौन दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है समरी वे में। ठीक है, द टोटल्स ऑफ द टू साइड ऑफ द बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल। यानी कि जो आपका लायबिलिटी साइड है और जो आपका एसेट साइड है वो दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इधर का भी सेम और इधर का भी सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इफ द टोटल्स आर नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते यानी एक कम एक ज्यादा है
तो देयर विल बी एन एरर समवेयर, यानी कि कहीं पर हमने गलती की है। तो इससे पता चल जाता है अगर ये मैच नहीं कर रहा है बैलेंस शीट, यानी डेबिट साइड और डेबिट साइड बोल रहा हूँ, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड अगर इक्वली नहीं आ रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कहीं पर गलती की हुई है। ठीक है, बैलेंस शीट इज द प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, यानी कि लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड नॉट फॉर अ फिक्स पीरियड, ये फिक्स पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता। ठीक है, एज सच इट इज डिस्क्लोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, ये किस लिए बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन, इंटरप्राइजेस की, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाने के लिए अपन क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पीरियड। ठीक है, ये पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता है, पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है, उस डेट तक, यानी 31 मार्च तक, उस डेट तक 31 मार्च को हमारे पास कितनी लायबिलिटी और कितनी एसेट है, जबकि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो पूरे साल भर को लेकर के चलता था पीरियड में, कि कितने एक्सपेंसेस हुए कितने, ये 31 मार्च तक हमारे पास कितने एसेट हैं और कितने लायबिलिटीज हैं। इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस अकॉर्डिंग टू द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का। ठीक है, इसका परफॉर्मा देख लो बैलेंस शीट का। ठीक है, देखो पहला करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में अपन ने क्या लिखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम। देखो आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड इनकम अभी परेशान मत होना, बताऊंगा मैं इसके बारे में। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, फिर रिजर्व्स हमारा आ जाता है, जितने भी रिजर्व्स हैं, कैपिटल। अब फिर कैपिटल में भी देखो क्या क्या, नेट प्रॉफिट एड करेंगे, ड्रॉइंग माइनस कर देंगे, नेट टैक्स इनकम टैक्स माइनस कर देंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम माइनस कर देंगे, और अगर अगर लॉस हुआ तो उसको भी। ठीक है, ये चीज अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हमारा आ जाता है करंट एसेट में कैश इन हैंड, बैंक, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, ये इसका एक रोल है, इसको मैं बताऊंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट में देखो फर्नीचर, लूज टूल, मोटर व्हीकल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स और गुडविल। ये अपना बैलेंस शीट है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। देख सकते हो एसेट यहाँ पे डेट लिखा होता है, और ऐसे बैलेंस शीट डेट ऊपर लिखा होता है, और ऐसे ही हमारा परफॉर्मा होता है। देख लो इसमें केवल रियल या फिर पर्सनल अकाउंट होंगे। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट एक भी नहीं होगा इसमें। ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, देखो ग्रुपिंग और मार्शलिंग क्या होता है, परेशान मत होना, मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। अपन देखो अपन क्या कर रहे थे अभी, देखो ध्यान से देखो ना इसको। ठीक है, अपन देखो अपन इस तरीके से लिखे, ग्रुप वाइज में कर दिया कि सर करंट एसेट ऊपर डाल दिया, नॉन करंट एसेट नीचे डाल दिया, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट। तो हमें इसको इसी वे में लिखना होता है क्या, हम ऊपर नीचे नहीं लिख सकते क्या? तो देखो क्या होता है, अपन आज तक बनाते आ रहे थे। ठीक है, क्योंकि जो अगर क्योंकि ये 11th का है ये सारी चीजें, तो अगर 11th वाले फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, जब 11th में पढ़ते हैं ये सब फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम नहीं समझ आता है, लेकिन अब तो समझ आ जाना चाहिए। तो देखो ये जो इस तरीके से बनाया गया, रीजन क्या है इसका इस तरीके से बनाने का, यहां पर बताया गया है। ठीक है, द एसेट and liability shown in the balance sheet are properly grouped and present in a particular order। जितने भी आपके आइटम्स है, चाहे वो रियल अकाउंट के हो, चाहे वो पर्टिकुलर पर्सनल अकाउंट के, अगर बैलेंस शीट में दिखाया जा रहा है तो ऐसे ही नहीं दिखाया जाएगा, एक पर्टिकुलर मैनर में, ऑर्डर में दिखाना होगा उसको क्या बोल रहा हूं, ग्रुपिंग में बोल रहा हूं। ठीक है, तो ग्रुपिंग मीन्स showing the items of a similar nature के आइटम को अंडर अ कॉमन हेडिंग। क्या चीज, बैलेंस शीट में जितने भी सिमिलर नेचर के आइटम्स है उनको एक कॉमन हेडिंग रहेगा। जैसे कि जितने भी हमारे एसेट्स हैं जो 12 साल में लिक्विडिटी में यानी कि कैश में बदल सकते हैं, उनको मैंने करंट एसेट की हेडिंग में मैंने डाल दिया, जैसे कि। ठीक है, एग्जांपल, द अमाउंट ओइंग द फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स विल बी शोन अंडर द हेडिंग सन्ड्री डेटर्स। देखो जितने भी हमारे डेटर्स हैं, बहुत सारे डेटर्स है ना, तो उनको मैंने एक ही हेडिंग में डाल दिया, सन्ड्री डेटर्स में। सिमिलरली अंडर द हेडिंग ऑफ करंट एसेट
द बैलेंस ऑफ कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक। देखो ना, किया तो हो रहा है ना। हाँ बहुत सही। अब मार्शलिंग, इट इज द अरेंजमेंट, मार्शलिंग मतलब इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एसेट एंड लायबिलिटीज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। मार्शलिंग का मतलब आप जो आइटम्स दिखा रहे हो बैलेंस शीट में, जितने भी, चाहे वो रियल अकाउंट के हो चाहे वो पर्सनल अकाउंट के, जो दिखा रहे हो वो एक ऑर्डर में होना चाहिए। वो ऑर्डर क्या होगा बात करूंगा उसके बारे में, ठीक है। ऑफ वेरियस एसेट एंड लायबिलिटीज इन द प्रॉपर ऑर्डर, मार्शलिंग कैन बी डन इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज। ये मार्शलिंग जो है यानी कि किसका ऑर्डर, कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा, कौन ऊपर, कौन आइटम्स ऊपर रहेगा, कौन सा आइटम्स उसके नीचे, कौन सा आइटम्स उसके नीचे, इसका मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो दो वे में कर सकते हो। पहला वे है वो है द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी तरलता जिसे कैश में बदला जा सकता है। According to this method, an asset which most easily convertible into cash, such as cash in hand, is written first। यानी कि जो जितनी जल्दी, जो आइटम जितनी जल्दी कैश में, जितनी आसानी से और जितनी जल्दी कैश में चेंज हो जाए, उसको मैं सबसे पहले ऊपर रखूंगा, ठीक है। विल फॉलो दोज एसेट विच आर comparatively less easily convertible so that least liquid assets such as goodwill is shown last। और जो बहुत इजी, जिसे इजिली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें बहुत सारी मुश्किल आते हैं और जल्दी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उसको लास्ट में दिखाएंगे। जैसे कि गुडविल को अपन ने देखा भी था ऐसे। देखो अपन, देखो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, देखो गुडविल लास्ट में दिखाया गया है, ये लिक्विडिटी फॉर्म में है, कैश इन हैंड ऊपर है, कैश एंड बैक है, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल को क्या कर सकते हैं कैश में। तो इस ऑर्डर में बनाया गया है कि जिसे जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से चेंज कर सकते हैं उसको पहले लिखूंगा, और जिसको चेंज नहीं कर सकते उसको बाद में। तो ये एक ऑर्डर हो गया लिक्विडिटी का, ठीक है। आगे देखो, इन द सेम वे दोज लायबिलिटी में विच आर नॉट पेड टू बी अर्लीस्ट विल बी रिटन फर्स्ट, ठीक है। और वो सारे लायबिलिटी जिनको मैं पहले पे कर दे रहा हूं, क्या चाहिए देखो यहां पर, इन द सेम वे द लायबिलिटी विच आर टू बी पेड एट अर्लीस्ट विल बी रिटन फर्स्ट। वो सारे लायबिलिटी जिसे मैं पहले पे कर सकता हूं उसको मैं पहले लिखूंगा, और जिसको मैं लास्ट में पे कर पाऊंगा उसको मैं लास्ट में लिखूंगा। इन अदर वर्ड्स, करेंट लायबिलिटीज आर रिटन फर्स्ट, ऑल देन नॉन करेंट आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एट लास्टली प्रोप्राइटर्स कैपिटल, ठीक है। और जो जो बाद में आसानी से पे, जो बाद में बहुत टाइम से लगता है, जिनको इजीली पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि लॉन्ग टर्म की सारी चीजें, उसको उस ऑर्डर में लास्ट में लिखेंगे। ऑर्डर की बात हो रही है, ठीक है। इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, क्या परमानेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा। जैसे देखो, दिस मेथड इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ द फर्स्ट मेथड डिस्कस्ड अबव। अगर एसेट जो है, जो जितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है कैश में, जो जितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है उसको लास्ट में लिखूंगा, और जितना जो लेट में, जितना जो देरी लगता है, जिसको इजीली मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता उसको पहले लिखूंगा मैं, ठीक है। और सिमिलरली हमारा लायबिलिटी में भी आ जाता है ऐसा, ओके। चलो आगे देख लो, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में थोड़ा सा अंतर देख लो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट है, अब ध्यान से समझो। ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, ठीक है। और जो हमारा बैलेंस शीट है वो फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाता है फर्म का। क्या लगाता है, फाइनेंशियल पोजीशन, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं लगा सकते, ठीक है। सिंस net profit or net loss is recorded in the capital shown in the balance sheet, it's possible to have the information about net profit and net loss from the balance sheet। इसमें पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जोड़ देते हैं, तो वहां से तुम पता लगा सकते हो कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ था, नेट लॉस कितना हुआ था। नेसेसिटीज थ्रो दो डिजायरेबल इन प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी। इसको बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसको बनाना जरूरी है भाई, इसको बनाना जरूरी नहीं है। हेडिंग, इसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होता है। इसमें जो हेडिंग्स होते हैं दो कॉलम्स के होते हैं, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के, और इसमें क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी का होता है। पीरियड, इट इज द नॉर्मली प्रिपेयर्ड एवरी मंथ। ये कभी भी बनाया जा सकता है, एवरी मंथ बनाया जाता है,
और कभी भी बनाया जा सकता है जब जरूरत पड़े। और ये प्रीपेड हाफ ईयरली और ईयरली, ये या तो हाफ ईयरली बनाया जा सकता है या फिर आप ईयरली बेसिस पे बना सकते हो, वो भी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो भी आखिरी समय में। और हाँ, ये जिस टाइम आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस टाइम तक केवल बैलेंस शीट ये पता लगाता है कि हमारे पास बैलेंस एसेट कितने और लायबिलिटी कितने हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, इसमें सारे टाइप्स को लिखा जाता है, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या फिर नॉमिनल हो। इसमें केवल पर्सनल और रियल को देखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मली इट डज नॉट कंटेन द आइटम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। आपने अब मैंने ये भी बताया था, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जनरली ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है। क्यों बाहर होता है? क्योंकि सारे अकाउंट्स को माइनस करने के बाद ही, सारे चीजों को एक्सपेंस करने के बाद ही, सारी चीजों को दिखाने के बाद ही ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक का पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखे होते हैं और इसमें क्लोजिंग स्टॉक लिखा होता है एसेट साइड में, ठीक है। आगे देख लो, आगे एडजस्टमेंट है। अब इसमें क्या है? इट कैन बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस। इसमें बिना एडजस्टमेंट के भी सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विदाउट मेकिंग एडजस्टमेंट, इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एविडेंस, इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है वो एविडेंस के रूप में काम नहीं करता है, वेयर एज ये बैलेंस एविडेंस के रूप में काम करता है, ठीक है। और ये भी हेल्प करता है टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी पे करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो बस ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के बारे में। इसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आप पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, टेक केयर।